ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक है P, एक है Q। एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 6, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो मिरर हमें दिए हुए हैं और दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन, राइट। और हमें ये भी बोला गया है कि एक लाइन है जो कि पी क्यू पे टच हो रही है और वापस रिफ्लेक्ट कर रही है और फिर वापस इस तरफ जा रही है। दिस इज ए, बी, सी और ये डी है और ये आर एस है और ये पी क्यू है। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको कहा था कि हर पॉइंट पे एक नॉर्मल भी ड्रॉ करी जा सकती है। ओके, हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर होती है, ऑब्वियसली बात है, पी क्यू के ऊपर। और यहाँ पर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं और हमें ए बी को सी डी के पैरेलल दिखाना है। तो उसके लिए मेरा प्लान था कि मैं इस पूरे एंगल के इक्वल कर दूंगा और कहूंगा कि देखो अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं, इसलिए लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ये हमारा प्लान था, ठीक है। अच्छा जी, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया है कि हम लोगों ने बी से बी ई बनाई है एक लाइन, ठीक है। लोगों ने बी ई एक लाइन बनाई है और यहाँ पे सी एफ एक लाइन बनाई है, परपेंडिकुलर लाइन है। तो हमें ऑब्वियसली बात है ये चीजें, सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं हम लोग कि गिवन क्या रहेगा। गिवन क्या क्या है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के, ये पहला गिवन है हमें, ठीक है। ओके, और इसके अलावा हमें और कोई चीज गिवन नहीं है। और हमें जो टू प्रूव करना है वो हमें ये दिखाना है कि एंगल, हमें ये दिखाना है कि ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है सी डी के। ये बातें हमें दिखानी है और इसको दिखाने के लिए हम एंगल ए बी सी को इक्वल करवाएंगे, या फिर इसको छोड़ो, इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है। लोग बस ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे वो एक अलग पार्ट है, ठीक है। तो उसको आपको शो करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। ओके, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। हमारा एक कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर किया है, कंस्ट्रक्शन की बात हम लोग करेंगे। कंस्ट्रक्शन लिखना है, कंस्ट्रक्शन, ओके। और कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि हमने बी ई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड ड्रॉ सी एफ परपेंडिकुलर ऑन आर एस। ये दो बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दी। अच्छा जी, हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं इन एंगलों के कुछ नाम दे देता हूँ कि ये वाला जो एंगल रहेगा, लेट इट बी एंगल 4, दिस इज बी एंगल 3, दिस इज बी एंगल 1, और ये वाला जो रहेगा ये रहेगा आपके पास एंगल 2, ठीक है। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आप इसे ही 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4 देंगे, बात है आप इनको नंबरिंग दे देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि भाई एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल है ही। रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी प्लेन पर अगर कोई लाइन ऐसे टकरा के वापस जाती है तो जो नॉर्मल वाली जो लाइन होती है उससे दो एंगल बनते हैं, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, है ना। ये बात हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये। तो ऑब्वियस सी बात है एंगल 1, और अगर हम सी पॉइंट को देखें तो लाइन आ रही है और फिर यहाँ टकरा के जा रही है और ये नॉर्मल बन रहा है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। और रीजन क्या होगा इसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, इसी तरीके से एंगल 3 भी इक्वल होगा एंगल 4 के, रीजन सेम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। हमें ये पूरा एंगल लेके आना है, इस पूरे एंगल, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और कहीं ना कहीं आपका ये एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि भाई ये वाली भी परपेंडिकुलर है लाइन और ये वाली भी परपेंडिकुलर है लाइन,
तो दो परपेंडिकुलर लाइन है आपस में हमेशा पैरेलल बनाती है, क्योंकि ये दोनों लाइन है पैरेलल लाइनों की परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीजर। तो आप एक बात और भी लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है। रीजन आप लिख सकते हैं क्योंकि अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट जो है, अगर मैं इन तीनों का यूज करूं, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 ये चारों ही आपस में कैसे हैं, इक्वल है। कंपेयर से आप इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो और इसको इक्वेशन थर्ड दे दो, और फिर आप करिए कंपेयर। कंपेयर करिए, क्या करिए, कंपेयर। फर्स्ट सेकंड थर्ड को अगर हम कंपेयर देखो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। इसका मतलब चारों एंगल आपस में इक्वल है, तो मैंने इस बात को भी लिख दिया कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 सारे इक्वल है। अच्छा, अब आप इस बात को समझिए कि देखो हमें ये कंप्लीट एंगल चाहिए, इस कंप्लीट एंगल को समझो इस बात। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। हम इस बात को लिखेंगे कि एंगल 2 इक्वल है ना एंगल 3 के, क्योंकि चारों एंगल इक्वल है तो मैं एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल मैं कह सकता हूँ। अच्छा जी, मैं बोथ साइड, अच्छा एंगल 2 में मैं एंगल 1 प्लस करूंगा तब जाके कंप्लीट एंगल बनेगा। बोथ साइड एड एंगल 1, मैं दोनों साइड एंगल 1 जोड़ रहा हूँ, एंगल 2 में भी एंगल 1 जोड़ रहा हूँ और एंगल 3 में भी एंगल 1 जोड़ रहा हूँ। अच्छा, एंगल 3 में एंगल 1 जोड़ के फायदा नहीं, क्योंकि एंगल 3 में तो एंगल 4 जोड़ना चाहिए। लेकिन चारों एंगल इक्वल हैं, तो क्या मैं एंगल 1 की जगह एंगल 4 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, रिक्वायरमेंट है वैसे। अच्छा, इसकी जगह ये तो ठीक है, एंगल 2 और एंगल 1 प्लस होके ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा आपका एंगल, क्या है ये नाम, बी सी डी। तो एंगल 2 एंगल 1 की जगह हम लिख देंगे एंगल बी सी डी, और एंगल 3 तो रहेगा, लेकिन एंगल 1 की जगह हम लिखेंगे एंगल 4। अच्छा, एंगल 3 और एंगल 4 मिलकर ये कंप्लीट एंगल बन गया, जिसका नाम है सी बी ए या ए बी सी। तो हम लिख देंगे एंगल बी सी डी इक्वल है एंगल ए बी सी। और जैसे ही आपका ये वाला कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, और अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल है तो लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। आप लिखोगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। रीजन वही है, इफ alternate angles if alternate angles are are equal lines will be lines will be तो आपका ये प्रूफ। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, दोबारा बना लेते हैं। देखिए, पहले गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन हमने किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, इसको चार एंगलों में बांट दिया हमने। हमें प्रूव करना था कि एंगल ए बी सी एंगल बी सी डी के इक्वल है, तभी हम कहेंगे कि ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब इसके लिए हमने क्या किया, इसको चार एंगलों में बांट दिया, फिर मैंने कहा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। रीजन क्या है भाई, देखो अगर दो पैरेलल लाइनें हैं और अगर इस तरीके से एंगल जा रहा है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल नहीं होगा, और ये दोनों ही लाइनें परपेंडिकुलर है पैरेलल लाइंस के, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों भी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगे। तो अल्टरनेट एंगल से दोनों इक्वल करा दिए मैंने, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल। अब मैंने कर दिया इनको कंपेयर, तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 चारों इक्वल हो गए। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, शुरुआत करनी है मुझे, कंप्लीट एंगल चाहिए, तो मैंने एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल करवाया। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि चारों एंगल इक्वल है तो मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूँ, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, यहाँ से शुरुआत करी मैंने, दोनों में एंगल 1 जुड़वा दिया। अब इसमें एंगल 1 जुड़वा के तो ये कंप्लीट बन गया, यहाँ तो ठीक है, लेकिन एंगल 3 में एंगल 1 जुड़वाने का क्या मतलब है, तो मैंने एंगल 1 को चेंज करके एंगल 4 लिखवा दिया। क्यों? क्योंकि भैया चारों एंगल इक्वल है ना, तो मैं किसी एंगल कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैंने एंगल 1 को क्या लिखवा दिया इधर, एंगल 4। एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलकर क्या बन गया आपका, एंगल ए बी सी। इधर क्या बन गया, एंगल बी सी डी। अब जब अल्टरनेट एंगल ही इक्वल हो गए तो लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल।
अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, लाइंस विल बी पैरेलल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 6.2 एक्सरसाइज खत्म करनी थी। इसमें मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन तो रह नहीं गया हमारे पास। ठीक है, और लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, 6.3 से पहले हम उसको थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक में क्या क्या चीज़ें दी है उन्होंने। ठीक है, तो एक आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी देख लीजिए, साथ ही साथ काम आती है बहुत ज़्यादा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि किसी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में बाहर का एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो इंटीरियर एंगल्स के प्लस के बराबर, बाहर का एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो इंटीरियर एंगल्स के प्लस के बराबर होता है। ठीक है, आइए लिख देते हैं। जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, इसमें थ्योरम 6.3 भी दी हुई है, वैसे सेम चीज है। इफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल, if a side of triangle is produced, is produced, if a side of triangle is produced, then the exterior angle, then the exterior angle so formed, so formed is equal to, is equal to sum of, sum of two interior opposite angles, two interior opposite angles। ये है हमारी थ्योरम। देखिए क्या लिखा है, बोला है कि किसी ट्राइंगल की किसी भी साइड को अगर आप एक्सटेंड करें, प्रोड्यूस करें, तो जो एक्सटीरियर एंगल है, मतलब ये आपके पास एक ट्राइंगल होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी साइड को अगर एक्सटेंड कर देते हैं, किसी भी एक साइड को, तो एक एक्सटीरियर एंगल बनता है। ठीक है जी, बन रहा है एक एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, जो भी एक्सटीरियर एंगल बनता है वो इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, अंदर वाले अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। देखो ये वाला जो है, मान लो ये एंगल 3 है। ठीक है, यहाँ मैं देता हूँ एंगल 1, ये वाला एंगल 2 और ये वाला एंगल 4 दे देता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, एंगल 3 का अंदर का उल्टे में कौन कौन से एंगल्स हैं, अंदर के उल्टे में? तो एंगल 1 और एंगल 2। तो ये जो एंगल 3 है, ये इक्वल होगा अंदर के जो उल्टे हैं दो, उनके प्लस। तो एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, और सिर्फ ऐसा ही ट्राइंगल नहीं बटेगा, आप कभी भी कैसे भी किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस कर दीजिए तो एक्सट्रीम एंगल बन जाता है। जैसे मान लो मैं कल को इसको प्रोड्यूस कर दूं, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा अंदर के उल्टे, इनके प्लस। या फिर अगर आप किसी ट्राइंगल को मान लीजिए अगर ऐसे बांट देते हैं, तो बाहर का ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये बराबर होगा अंदर के उल्टे एंगल के। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना है। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, मान लो ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये अंदर के दो उल्टे एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस करिए, अंदर की साइड के उल्टे जो एंगल होंगे उनके प्लस के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी है आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा जी, एक और प्रॉपर्टी भी है, पढ़ी होगी आप लोगों ने, वैसे काफी फेमस प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का सम हमेशा बना होता है। जैसे यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, और ये एंगल 1, यहाँ एंगल 2, यहाँ एंगल 3। तो आप लिख सकते हो
ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू में कितना 180 डिग्री। और रीजन क्या दोगे आप इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। क्लियर। अच्छा जी, इसका यूज कहाँ करना है और जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पड़ी है उसका यूज कहाँ करना है समझा देते हैं। कैसे पता चलेगा, ये वाला काम कर लेते हैं। देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम किसी भी एक ट्रायंगल किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर देते हैं। तो बाहर का जो एंगल है अंदर के दो इंटीरियर को, तो मान लो ये एंगल 3 हो गया, दिस इज एंगल 1, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखो ये दोनों ही जो थ्योरम्स आपको मिली हैं ये इक्वेशंस हैं। ये क्या है, इक्वेशन। गौर करो तो आप इसमें इक्वल टू है, दोनों तरफ वैल्यूज है। तो अगर कभी भी तुम्हें इसमें मान लो कोई दो वैल्यूज मिल गई और तीसरी निकालनी है तो आप इसको अलग करके निकाल सकते हो। इसको यहीं छोड़ दीजिए, दोनों को प्लस करके उधर भेज देना, 180 में से माइनस करके आ जाएगा। तो अगर कभी भी आपको किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स पता है और तीसरा निकालना है तो कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी का। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा आप लोग, ठीक है। मान लो ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये पूछा है, इसमें लगा दो, चल जाए। मान लो ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये पूछा है, तो इसको अकेला कर दूंगा, जो पूछा है उसको अकेला कर दूंगा, खत्म कहानी। अच्छा जी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में भी इक्वेशन है, तो ध्यान रखिए बाहर का एंगल कभी निकालना पड़ा, ठीक है, और अंदर के दो एंगल दिए हुए हैं उल्टे वाले, तो आप निकाल सकते हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। या फिर बाहर का एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, अंदर का एक इंटीरियर दे रखा है, दूसरा नहीं दिया है, तो उसको भी निकाल सकते हो, ठीक है। मेन बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ यूज करना है। अगर नहीं पता चलेगा कहाँ यूज करना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है इन द फिगर 6.39 sides QP and RQ of triangles PQR are produced. Are produced. 2 point S and T respectively. देखिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, एक बार क्या लगा है, एक फिगर दिया हुआ है उसमें और PQ और QR, ट्राइंगल PQR की साइड्स हैं जिनको S और T तक प्रोड्यूस किया गया है रेस्पेक्टिवली। इफ एंगल SPR, इफ एंगल SPR इक्वल टू में 135 डिग्री, अगर अगर एंगल SPR 135 डिग्री है एंड एंगल PQT इक्वल टू में 110 डिग्री, फाइंड एंगल PR। आप मुझे PRQ एंगल बताएंगे कितना होगा, एंगल PRQ आप मुझे कैलकुलेट करके देंगे कितना होगा। तो ये डायग्राम देख लेते हैं पहले तो, हालांकि डायग्राम आप खुद भी बना सकते हैं, देखो कोशिश किया करो गिवन इन्फॉर्मेशन से डायग्राम बन जाए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है टीचर्स थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए डायग्राम नहीं देते और आपको बोलते हैं ड्रॉ करो, और बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि डायग्राम आएगा, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करो कि आप गिवन इन्फॉर्मेशन से डायग्राम बना लो। ओके चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से आपके पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या है PQR, तो इसको हम बना लेते हैं PQ और R, ठीक है। उसने बोला है कि साइड QP एंड RQ आर प्रोड्यूस टू SNT, तो QP साइड को एक्सटेंड किया जा रहा है, एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, कहाँ तक, S तक, ठीक है जी। और क्या बोला उसने, QR साइड को भी एक्सटेंड किया जा रहा है, कहाँ तक, T तक, ठीक है। जैसा टेढ़ी हुई लाइन, ठीक है।
यहाँ ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये है 110 डिग्री, ठीक है। और ये वाला जो एंगल उन्होंने बताया वो बनाया है 135 डिग्री। एंड दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस विल बी आर। चलो ठीक है, आगे देखो क्या बोला उन्होंने। उन्होंने ये बोला है कि पी आर क्यू एंगल निकालना है आपने। तो पी आर क्यू, भाई पी आर क्यू ये वाला एंगल है ना, ये पूछा है आपसे। अब सोचिए कैसे निकालेंगे, थोड़ा बताओ, मतलब आइडिया लगाओ कैसे निकाल सकते हैं। देखो, एक स्ट्रेट लाइन पर अगर मैं आपको एक एंगल दे दूं तो आप दूसरा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? यस सर, निकाल सकते हैं। कैसे? सर निकाल सकते हैं। कैसे? 180 में से माइनस करके, क्योंकि एक लाइन पर दो एंगलों का सम हमेशा कितना होता है? 180 होता है ना। एक 110 है तो दूसरा कितना होगा? सर 70। 70। 70, ऑब्वियसली बात। तो हम इसे 70 निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। अब कैसे निकलेगा वो आप जानते हो। देखो यही यही दिमाग में रखना, मैंने बताया था ना कि लाइंस एंड एंगल्स वाले जो क्वेश्चन है वो डायग्राम में ही हो जाते हैं, बाद का तो बस लिखना है खाली। तो डायग्राम में हो जाएगा क्वेश्चन। अब वो तुम कैसे लिखोगे वो तुम जानते हो खुद। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू में 180, और रीजन आप क्या देंगे? लीनियर पेयर, है ना। सही बात है। ये वाला हमने 70 निकाल लिया, अब ये वाला एंगल चाहिए तो कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा सोचो, बस समझ में आ जाएगा। देखा? नहीं? चलो ठीक है, देखो इतना टाइम नहीं होता। देखो, मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताई थी कि अगर एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है, राइट। इसमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 135 और अंदर के इंटीरियर में एक 70 दिया हुआ है और दूसरा तुमसे पूछा गया है। तो मैं कहीं ना कहीं ये बात कह सकता हूँ ना कि 70 प्लस में आर इक्वल टू में 135। और रीजन क्या देंगे हम? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सही है। अरे बोलो यार, मुझे बोर हो जाता है, बोला करो यस हाँ सर। ना, हाँ ना, यस कुछ तो बोला करो। और मैं आर को यस अकेला सर। कर सकता हूँ। 135 माइनस 70 कितना हो जाएगा ये? बताओ। नहीं बताओगे? 45। 45, 65। 5 का 5, 13 में से 7 गए 6। नहीं है? आओ जी लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, लिखना और सीख लेते हैं फटाफट। लिखने में ऐसा वैसे कोई बड़ी बात है नहीं, गिवन लिखना है, फाइंड लिखना है और सोल्यूशन स्टार्ट कर देना है। आइए चलिए करके देखते हैं। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे गिवन शुरू कर रहा हूँ। गिवन है मेरे पास कि एंगल एस पी आर दिया हुआ है आपको 135 डिग्री, राइट। और एंगल पी क्यू टी भी दिया हुआ है आपको 110 डिग्री। अच्छा जी, फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एंगल आर। ये तो निकालना है ना। एंगल पी पी आर क्यू बोला हुआ है ऐसे क्वेश्चन में, पी आर क्यू। सोल्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 70 का जुगाड़ करेंगे। उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू में 180 डिग्री। रीजन बता दो भैया, जल्दी जल्दी बताओ। लीनियर पेयर, ठीक है। अच्छा जी, पी क्यू टी मुझे पता है 110 है, पी क्यू आर निकालना है, ये 180 है। एंगल पी क्यू आर अकेला 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा आपके पास? 70। तो एंगल पी क्यू आर कितना हो गया? 70 डिग्री। सही है। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं कहूंगा कि एंगल एस पी आर इक्वल टू होगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। और एस पी आर मुझे पता ही है 135 है।
एंगल पी क्यू आर 70 और ये मुझे निकालना है एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू को अकेला कर दिया, यहाँ पे 135 माइनस 70, दिस विल बी 65। ऐसे करेंगे आप, आया समझ में? ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। यहाँ पे ट्राई करिए क्वेश्चंस को। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।